नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और परसेंटेज की शीट नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे। काफी सिंपल, बेहतरीन, अच्छे लेवल की चीजें आप लगातार क्लास में कवर कर रहे हो। और मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, शीट नंबर 5 में आपने कल जितने सवाल पढ़े थे 35 नंबर तक के, क्या सारे सवाल बेटा आप सबके हो गए हैं, या इस बीच में कोई सवाल में किसी बात में आपको डाउट आया बेटा? कोई डाउट नहीं है जी। 35 तक हमने देखो दो प्रकार के क्वेश्चन किए थे बेटा। एक हमने सवाल किए थे इलेक्शन बेस और एक हमने सवाल किए थे एग्जाम बेस। दो प्रकार की चीजें आपने कर ली थी। 35 नंबर तक की जानकारियां पूरी करने के बाद अब दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं और हर एक कैटेगरी, हर एक प्रकार के सवाल लगातार अपन करते जाएंगे, बिना कोई दिक्कत के चीजों को समझेंगे। क्या हो गया? 35 नंबर नहीं बन पाया? एक सेकंड का वेट करना। सुनो, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। संदीप जिसने 45% अंक प्राप्त किए, उसने परीक्षा उत्तीर्ण करने से 25% ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो आप बताओ बेटा, इसके नंबर आए 30%, इसके आए 45%, इनमें 15% का डिफरेंस है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं बेटा, ये 50 अंकों से फेल और ये 25 अंक ज्यादा, तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 75। 15% की वैल्यू कितनी आ गई? 75। प्यारे बच्चों, 1% की वैल्यू आनी चाहिए 5। हाँ, और अगर मैं इस एग्जाम के टोटल मार्क्स पूछूंगा तो भी आपको पता होने चाहिए, पर हमको टोटल मार्क्स नहीं पूछे। हमको सवाल में दिया गया था कि 64% अंक अगर प्राप्त करते हैं तो कितने नंबर आएंगे। तो 64 गुणा 5 करेंगे बेटा, 320 नंबर आने चाहिए। अगर किसी पर्सन के 64% नंबर आए हैं तो वो आपके सामने 320 नंबर आएंगे। ये इस सवाल का उत्तर था। बताओ, हो गई बात क्लियर? चलिए देखो बेटा, अब यहां से अपनी आगे की बातें पढ़ते हैं। यहां से थोड़ा आगे का कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है बच्चों? गलती से एक धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया। बच्चों, बात का मतलब समझना। मेरे को एक जो अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो मान लो x बटे y थी। मेरे को जो अपनी एक असली फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, वो मैं मान रहा हूं बेटा x बटा y थी, कि फ्रैक्शन का नाम था जी x बटा y। अब ये लिखने लगाना जब मैं, तो गलती से क्या हो गया, मेरे से टाइप हो गया y बटे x। मैं लिखना तो चाह रहा था x बटे y, पर सिस्टम में हमसे गलती हो गई, तो मुझसे टाइप हो गया y बटे x। y बटे x टाइप हो गया, और इससे ऐसा होने से क्या हो गया, मेरा मान 175 बटे 4% कम हो गया। बेटा, ये 175 बटे 4 का मतलब 1 बटा 100 कर सकते हैं। 25 से 7 और 25 से 4, क्या 7 बटे 16 कम हो गया? क्या मेरा जो रिजल्ट है वो 7 बटे 16 कम हो गया? यानी आपका जो ये रिजल्ट आया, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन का 9 बटे 16 आया क्या? अरे 16 में से अगर 7 कम हो गया, अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन का मान मतलब 16 मान रहा हूं वैल्यू, तो उसमें से 7 कम हो गया, तो बचा कितना? आप कहना जी बचेगा सर जी 9 बटे 16। ये 9/16 कैसे आया, समझ में आया तुम्हें? 7 बटे 16 की कमी, सर 16 में से 7 की कमी होगी तो 9 बटे 16। देखो, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज की बात है कि मेरे को फ्रैक्शन लिखनी थी x बटे वाई, गलती से मैंने टाइप कर दी y बटे x। इससे मेरे मान में, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू में 7 बटे 16 की कमी आ गई, यानी कि 9 बटा 16 रह गया। 9 बटा 16 रह गया। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो x इधर जाएगा x स्क्वायर, y बटा में आएगा y स्क्वायर, ये बराबर में 16 बटे 9 आएगा।
अगर मैं x बटा y का मान करूंगा तो ये 4/3 होगा। 4/3 आपके सामने ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गई। ऐसा देखो, ये तो इस सवाल को करने का बेसिक तरीका था। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे बनेगा? देखो, आपने एक फ्रैक्शन को पलट के लिखा, आपने एक फ्रैक्शन को पलट के लिखा ना, तो उसका मान कम हो गया, उसका मान कम हो गया। अगर देखो पहले ऑप्शन को पलट के लिखता तो इसका तो मान बढ़ रहा है, इसको पलट के किया तो भी मान बढ़ रहा है, पलट के किया तो भी मान बढ़ रहा है। यही एकमात्र ऐसी फ्रैक्शन है जिसको आप पलटोगे तो आपके मान में कमी हो रही है, आपका मान कम हो रहा है बेटा। अगर आप 1/3 को पलटोगे 3 बन जाएगा, इससे तो वैल्यू बढ़ रही है। बाकी सारे ऑप्शंस में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, केवल बी ऑप्शन ऐसा था जहां आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन बी है, आंसर बी मान सकते हैं बेटा जी। सुनो मेरी बात। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात कह रहा था, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस सवाल का तुम्हें बताऊंगा सिंपल तरीका, एक बार समझो। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया। बेटा देखो, मैंने ना तुमको कोई नंबर दिया, आप एक काम करो, नंबर को जब मानना ही है, नंबर को मानना ही है, तो क्यों ना मैं बटा में 3 और 4 का एलसीएम देख के 12 कर लूं। क्योंकि इसका जब गुणा 3/4 से करोगे या 4/3 से करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, मैंने इस बच्चे को बोला, राइट काम क्या था, मैंने इसको बोला कि इसका गुणा 4/3 से करो, इसका गुणा 4/3 से करो। बेटा 4/3 से गुणा करता तो क्या इनका रिजल्ट 16 आता? क्या इनका रिजल्ट 16 आता? हाँ। लेकिन बच्चे ने क्या करा, बाई मिस्टेक, गलती से, बच्चे ने बात को पूरा सुना नहीं, उसने बाई मिस्टेक 3/4 से गुणा कर दिया। मैंने कहा था 4/3 से कर बेटा, उसने गलती से 3/4 से कर दिया और इससे उसका उत्तर कितना आ गया? 9। राइट आंसर आना चाहिए था 16, आंसर आ कितना गया? 7। बेटा उत्तर में त्रुटि कितनी आ गई, उत्तर में एरर कितनी आ गई? 7 की त्रुटि आ गई। कितने से? 16 से। सर 7/16 गुणा 100% आपके सवाल का उत्तर है। आप इसे 4 से काट भी सकते हैं, 25 बार कटेगा, 25 7 175/4, 4 चौक 16, 43.75% की एरर है आपके उत्तर में, आपके सॉल्यूशन में इतने परसेंट की एरर है। ऐसा ये आपने पढ़ लिया। सर ऐसा ही देखो, ये इसका बेसिक तरीका होता है। बाकी अगर आप ये सवाल रेशो से करते हैं तो भी आपके लिए इजी होता है। राइट काम क्या करना था और आपने रॉन्ग काम क्या कर दिया, उनका रेशो निकालो। आपने नंबर को 4/3 से गुणा करना था, बाई मिस्टेक आपने 3/4 से कर दिया। एक्चुअल में सही में 4/3 से करना था और तुमने 3/4 से कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भी 16 9 बनेगा। कि एक्चुअल में उत्तर 16 आना था, अब 9 आ गया। सर 7/16 की गलती हो गई, 7/16 का मतलब है 43.75%। ऐसे भी बात कहोगे, एक ही बात है। ये तरीका और ये तरीका सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है बेटा। सुनो, असल में इनको 5/3 से गुणा करना था, गलती से बच्चे ने 3/5 से कर दिया, यानी 25 उत्तर आना था, बच्चे का उत्तर आया 9। सर गलती कितनी हो गई? 16/25 की। और परसेंटेज में बोलेंगे इसी को तो 64% कह सकते हैं क्या? और आप अगर नंबर एज्यूम करते, आप नंबर मानते 15, हालांकि मानने की कोई नीड नहीं होती। अगर मैं इसका 5/3 से गुणा करता तो आपका रिजल्ट आना चाहिए 25। तुमने इसका गुणा 3/5 से कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया 9। एरर कितनी आ गई? एरर आ गई 16/25 की, और इसी को तो 64% कहते हो। एक और सवाल सुनिएगा, ये सारे सवाल चल रहे हैं फ्रैक्शन वाले, ये सारे सवाल चल रहे हैं फ्रैक्शन वाले। देखो, अगर किसी भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होती है x/y। अगर किसी फ्रैक्शन के अंश, अंश का मतलब न्यूमरेटर ऊपर की संख्या, इसमें 50% की वृद्धि की जाए। बेटा 50% की अगर वृद्धि करोगे तो नंबर का 150% हो जाएगा। नंबर अपने आप में होता है 100%, तुमने 50% बढ़ा दिया तो 150% हो गया। और हर का मतलब डिनोमिनेटर 28% की कमी कर दी जाए तो यह बचेगा 72%। करने पर रिजल्ट आया 25/36। ऐसा करने पर रिजल्ट आया 25/36। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, 25 6 150, और ये आ गया जी 36 दूना 72। 2 से कटेगा 3,
काटा पीटी मचाओगे, x बटा वाई का मतलब आ गया जी 1/3, यानी आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, आपका जो रियल नंबर था वो 1/3 था, 1/3 आपका रियल नंबर था। इतनी सी बात तुमको समझनी है। क्या बताओ जी, आपको समझ में आया? सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ संकट के कारण, ड्यू टू सम क्राइसिस, सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी एंड देयरबाय द पॉपुलेशन ऑफ सेकंड स्टेट इंक्रीज्ड बाय 19.96%। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में लौट आए, तो राज्य बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी आई? देखो, आप तो ये समझो बेटा, राज्य बी के लोग थे ना, वो पहले मान लो बेटा 100 थे। स्टेट बी के लोग कितने थे? 100 थे। अब इसमें कुछ लोग आ गए, कुछ लोग माइग्रेट हो गए, कुछ लोग इसमें आ गए, तो इसकी जो न्यू जनसंख्या है, नई पॉपुलेशन है ना, वो 119.96 हो गई। यही हो गया क्या? पहले जनसंख्या कितनी थी? 100। अब अगर बढ़ गई तो 119.96 हो गई। मैं केवल स्टेट बी के फोकस कर रहा हूं, मेरे को बी पे ही काम करना है। बी के लोग 100 थे, 119.96 हो गए। सर ये लोग वापस अगर चले गए ए में, जो 19.96 आए थे, वापस चले गए बेटा, वापस चले गए तो 19.96 की कमी आ गई। कितने से? अब बटा में आएगा 119.96 और गुणा में करना है आपको 100%। ये जानकारी देखनी है, ये जानकारी देखने पर पॉइंट यहां भी था, पॉइंट यहां भी था, पॉइंट से पॉइंट तो काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट तो काट दीजिए। क्या तुमको समझ में आया कि 19.96 लोग एक्स्ट्रा आए थे, अब इतने ही वापस जाएंगे तो कमी कितनी हो गई? सर जी 119.96 से 19.96 की कमी हो गई। अब ये कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, टाइम तुमको लगाना नहीं है, टाइम तुमको लगाना नहीं है। देखो, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा बातों को समझो बेटा। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सवाल का उत्तर ज्ञात करें, तो मैंने आपको एक बताई थी तकनीक, एरिया ऑफ आंसर, उस पर काम करना है, उस पर काम करना है। जरा मुझे बताइए कि ये एक ऊपर लिखा है 1996। सर जी इस नंबर का अगर मैं 10% निकालूंगा, 11,996 का अगर 10% निकालूंगा तो करीब करीब आएगा 1199.6, करीब करीब 1200 मान लो। देखो, हमें लगभग उत्तर ज्ञात करना है, थोड़ी हिंट मैं आपको देना चाहता हूं बेटा। आप करीब करीब 1200 मान लीजिए, 1200 तो मान लिया, और कितनी कमी पड़ रही है? और कितनी कमी पड़ रही है? सर जी और कमी पड़ रही है अभी मेरे सामने 796 की, यानी इसका अगर 6% करूंगा तो 720 हो गया, आधा परसेंट करूंगा तो आधा परसेंट आ गया 760, यानी 1980 करीब करीब आपका उत्तर है ना, वो 16.5 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 16 पॉइंट से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लीजिए। लगभग एरिया की बात है। आप कॉमन सेंस को ये भी कह सकते हो कि 1996 को 2000 मान लो, 11,996 को 12,000 मान लो, तो भी कोई आपत्ति नहीं है बेटा। 3 जीरो कटेंगी, 1/6, 1/6 का मतलब 16 पॉइंट समथिंग है, तो 16 पॉइंट समथिंग में यही आंसर बनेगा। बस इतनी सी बात काफी है, आपको पूरा सवाल करने की नीड नहीं थी, आप डायरेक्टली इस सवाल को स्ट्राइक कर लेते। 2000 और 12,000 मानोगे तो तुरंत आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 1/6 का मतलब 16 पॉइंट समथिंग, और यही आपको सवाल में दिया गया था। हो गया? सुनो, ए बी सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत करी। ये पार्टनरशिप का सवाल था बच्चों, पार्टनरशिप की बात थी। ए ने कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश किया। अब आपको बताओ इस सवाल में टोटल पूंजी माननी पड़ेगी। बी ने शेष पूंजी का 1/4, तो आप मुझे बताओ बेटा, मैं अपनी टोटल कैपिटल, टोटल पूंजी 12 मान लूं? क्या मैं 12 मान लूं बेटा? अच्छा, ए ने इन्वेस्टमेंट किया है इसका 1/3, 1/3 का मतलब बेटा ए ने इसमें निवेश करे हैं 4 रुपए। अब देखो, बी ने करा शेष का, रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब बेटा 8 रुपए बच गए, 8 रुपए बच गए, और 8 का 1/4, 8 का 1/4 2 रुपए इसने निवेश करे। बाकी का पैसा सी ने निवेश करा है, बाकी का पैसा सी ने निवेश करा है। ये दोस्तों आपका आ गया जी इन्वेस्टमेंट। आप 213 भी कह सकते हो, आप 213 भी कह सकते हो। साल के लास्ट में 1,62,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 2 5 1 6 की वैल्यू है। सर ए का लाभ बताओ, 3 की वैल्यू बताओ, 2 की वैल्यू बताओ, तो 54,000 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। इसमें सर मेन बात क्या थी? मेन बात थी बच्चे, आप ये रिमेनिंग वर्ड को देख पाते। बी इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेस्टर 25% ऑफ द रिमेनिंग
ये रिमेनिंग वाली बात आपको पता लग जाती तो आपके लिए बात बहुत आसान बन जाती। सुनो बेटा, एक नंबर को 8 से गुणा करना था। देखो मैंने एक नंबर, अपना जो नंबर है ना, मैंने एक नंबर है ना बेटा, उसको मैंने बोला भैया 8 से गुणा करो, तुमने गलती से 8 से डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने तुमको बोला कि एक्चुअल में उस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो और तुमने गलती से 8 से भाग कर दिया, 1/8 से गुणा कर दिया। कह सकता हूं क्या? अरे करीब करीब 8 से गुणा करना था, तुमने 1/8 से गुणा कर दिया, ये कह सकता हूं। 8 से भाग करना या 1/8 से गुणा करना बात एक ही है। तो रिजल्ट में, ओरिजिनल में और अब के रिजल्ट में 64 का 1 का अनुपात आएगा। सर गलती कितनी हो गई? 63 की गलती हो गई 64 से। हमारा उत्तर जो आएगा ना वो 100% के बहुत करीब आएगा, 100% के बहुत करीब आएगा। बहुत करीब का मतलब उत्तर सी ही बनेगा बेटा, और किसी बात पे सोचने की भी नीड नहीं है। सुनो 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 सुनो, भोजन पर व्यय एक परिवार की विशेष आय का 35% है। आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत कम करना चाहिए? कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है? देखो बेटा, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि एक परिवार की जो इनकम है वो 20 मान लो। अब फूड पर जो आपने एक्सपेंस किया है, जो भोजन पर आपने खर्चा करा है बेटा, वो इसका 35% है। क्या इसको 7 मान लो बेटा? और अदर का मतलब बाकी जो खर्चे हैं, चाहे वो आपकी सेविंग हो चाहे और कहीं खर्चे हो, उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आप कुछ भी मान सकते हो, आप इस कहानी को कैसे भी मान सकते हो, एक ही बात है बेटा। आ रही है बात समझ में? हमने भोजन पर 35% का खर्चा किया। अच्छा मैं कहता हूं अब तुम्हारी आय 30% बढ़ गई बेटा, इनकम 30% बढ़ गई, तो इनकम 260 रुपए हो गई क्या? अरे बोलो, इनकम 260 रुपए हो गई बेटा। खाद्य व्यय का खर्चा अपरिवर्तित है। फूड पर आपका जो एक्सपेंस था ना, वो लगभग उतना ही है, वो सेम है बेटा। फूड एक्सपेंडिचर इज सेम। तो भोजन पर आपने 70 रुपए खर्चा करा है। ये क्या कह रहा है? खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए बेटा अब 260 रुपए में से 70 रुपए खर्चा कर रहे हो। 260 रुपए में से 70 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो बताओगे लगभग कितना खर्चा हो रहा है? क्या बताओगे लगभग कितना खर्चा हो रहा है? भोजन पर खर्चा ये कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है सर। 700/26 या आपने कहा 350/13, 13 दूनी 26, 9 0, करीब करीब 27%, करीब करीब 27% खर्चा हो रहा है क्या? अरे मैं 27 गुणा 13 करके देखूंगा, 351 बनता है। पहले आपने भोजन पर 35% का खर्चा किया था। सवाल कह रहा है इफ द इनकम इज रेज्ड बाय 30%, देन हाउ मच परसेंट ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। फूड का जो खर्चा है वो अनचेंज है। फूड का खर्चा जो अनचेंज है, तो अगर आपने पहले 70 रुपए भोजन पर खर्चा किया था, तो आज भी तुम 70 रुपए खर्चा करना। इनकम तो बढ़ गई पर भोजन पर खर्चा 70 रुपए करना। तो बच्चों बताओ, आज 27% का खर्चा हो रहा है क्या? आज 27% का खर्चा हो रहा है क्या? हाँ, सवाल ये है दोस्तों। अब सवाल देखो, आपके मन में आ रहा होगा सर जी 8% कम है। 8% कम नहीं है। आप लैंग्वेज को पढ़ो। खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद्य व्यय का कितना प्रतिशत प्रारंभिक प्रतिशत से कम है? बच्चों पहले 35% का खर्चा हो रहा था, अब 27% का खर्चा हो रहा है। आप ये देखो कितने परसेंट की कमी आई है, कितने परसेंट की कमी आई है। तो अगर मैं इन नंबर को देखूंगा तो आप 8/35 की कमी बताओगे क्या? अरे पहले 35% का खर्चा था, अब 27% का खर्चा हो रहा है, तो 8 की कमी आ रही है क्या? आपके एक्सपेंडिचर में 8 की कमी आ रही है। कितने से? 35 से। अगर मैं इस नंबर को बेटा सॉल्व करता हूं, 20 और 7, 160/7 बनेगा। लगभग 23% आ रहा है क्या? लगभग 23 7 161 होते हैं। 23 7 161 होते हैं, तो लगभग आपके खर्चे में पहले से 23% की कमी आ रही है।
पहले मैं जितने पैसे कमाता था 35% भोजन पर खर्च करता था, अब मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम 260 हो गई, पर भोजन पर खर्च तो मैं 70 रुपए करूंगा। मैंने परसेंटेज में निकाला तो पता लगा कि अब मैं 27% का खर्चा कर रहा हूं। तो पहले खर्चा 35 का, अब खर्चा 27 का, तो कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आ गई? तो सर जी इसमें हमें 23% के लगभग कमी दिख रही है। तुम्हें सवाल में कहीं एचआरडी एक बार भी लिखा है क्या कि फूड एक्सपेंडिचर का परसेंटेज सेम है? बेमतलब की बातें मत करा करो। सवाल में साफ साफ लिखा गया है कि देन द इनिशियल परसेंटेज टू कीप द फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। फूड एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, खाद्य का आपका खर्चा सेम है, जितना पहले खर्चा था उतना ही आज खर्चा हो रहा है, खर्चे में कोई चेंज नहीं है। परसेंटेज की बात नहीं बोली कि उसका परसेंटेज सेम है। अरे अगर परसेंटेज सेम होता फिर तो सवाल बन ही नहीं पाता, फिर तो सवाल बनता ही नहीं। तुम क्वेश्चन को पढ़ के देखो रे नालायको, अगर दोनों बार ही ये 35% खर्चा करता तो खाद्य के बदले में चेंज तो हुआ ही नहीं, तब तो आंसर जीरो ही आता, तब तो आंसर जीरो ही आता बेटा तुम्हारा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई कि अगर पहले भी 35% का खर्चा था, आज भी 35 का ही खर्चा है, फिर तो खर्चे में चेंज होता ही नहीं। ये वैल्यू सेम थी, वैल्यू 70 रुपए खर्चा था, 260 में से 27% आ गया। तो पहले खर्चा 35% का, अब 27% का, कितनी कमी आ गई सर? 8/35 की कमी आ गई, और इसी को आप लगभग 23% कह सकते हैं। ऐसा 43 नंबर सवाल समझ में आया सारे बच्चों को? सुनो, ये सवाल बच्चों एलिगेशन का है, ये सवाल एलिगेशन का है। हमारी कक्षा में दो प्रकार के बच्चे हैं, एक तो है ग्रामीण, एक है शहरी, अर्बन। ग्राम के बच्चों का एवरेज औसत अंक परसेंटेज है 65, इनका है 63, और बच्चों की संख्या 4:7 में है। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4:7 में? जी। अच्छा आप मुझे बताओ बेटा, इनका जो मिलाकर एवरेज बनेगा, इनका जो मिलाकर एवरेज बनेगा वो 63 और 65 के कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। 63 से ज्यादा नहीं हो सकता, 63 से कम नहीं होगा, 65 से ज्यादा नहीं होगा। ये उत्तर तो आपके आउट हो गए, ये उत्तर तो आउट हो गए। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उत्तर सी बनना चाहिए। नहीं, डी और सी में से भी सी बनेगा। ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम ये सवाल का उत्तर ये कह सकते हैं। देखो ये ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, अब ये भी तो समझो, तो पता लगना चाहिए ना कि हम बिना कैलकुलेशन करे उत्तर सी कैसे मान सकते हैं। मेरी बात को समझो बेटा, 65 और 63, अगर इनका अनुपात 1:1 होता, मुझे एक बात बताओ, अगर इनकी संख्या 1:1 में होती तो यहां पर 64 आता क्या? एकदम बीच में आता क्या? है ना? तुम्हें पता ही ये बात। अच्छा अब तुम ये भी तो बताओ मुझे, अब तुम मुझे, मैं इसे अगले पेज पे डालता हूं ताकि तुमको ये पता लग जाए कि कभी पेपर में ऑप्शन हटाने हो तो कैसे हटते हैं। अच्छा एक तुम कंडीशन और मानो बेटा, 65 और 63 है, अगर मैं इनका 1:2 मान लूं, तुम एक बात बताओ, अगर तुम समझो बेटा 63 वाले लोग ज्यादा हैं, 65 वाले लोग कम हैं, तो झुकाव 63 की तरफ रहेगा। इसका उत्तर 63 पॉइंट समथिंग रहेगा, क्योंकि 63 वाले लोग ज्यादा हैं, 65 वाले कम हैं, तो झुकाव 64 की कम रहेगा, 63 पॉइंट समथिंग रहेगा। और आपको यकीन ना आए तो आप चेक कर सकते हैं, दिखाऊं करके। ये 65 और 63 दूना 126, 3 लोगों में बांट दो, 6 5 11 का 1 आंसर 7 2 9, 191 में 3 का भाग देना बेटा, 6 3 18, 1 1 3 9 2, ये आंसर बन गया, हो गया ना। अगर कभी आपके सामने ये 65 होता, ये 63 होता, रेशो इनका 2:1 बनेगा, 2:1 बनेगा, मान लो ऐसा होता, तो अब आपका झुकाव है ना वो 64 की साइड में रहेगा बच्चे, 64 पॉइंट समथिंग बनेगा, उत्तर 64 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट बात को स्ट्राइक करना। इस कहानी को एक बार और समझो। देखो मैं तुम्हें 2 नंबर दे रहा हूं, एक दे रहा हूं 58, एक दे रहा हूं 70। ऑब्जर्वेशन क्या होती है वो देखना। इन दोनों का बच्चे एकदम मिड पॉइंट की बात करूंगा, तो मिड पॉइंट 64 आ रहा है क्या? 64 64 आ रहा है क्या? अच्छा इनमें अगर मैं तुम्हें बोलूं ये लोग 4:7 में हैं, मान लो, तो अब तुम समझो 70 वाले का यूज ज्यादा है, 70 वाले ज्यादा बार आएंगे, तो हमारा उत्तर है ना वो 64 से ज्यादा बनेगा। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, 70 की तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा,
ये कोई बताने की बात नहीं होती, ये कॉमन सेंस की बात होती है। अब मेरे को पता है सर 65 है 63 है, ये लोग बराबर नहीं है, तो 63 की तरफ झुकाव चलेगा, तो सवाल का उत्तर सी बनना चाहिए। बाकी जिसको कॉमन सेंस से करना है वो इनका गुणा करके जोड़ के 11 में भाग कर लेना, उत्तर यही बनेगा। पर उसमें आपका थोड़ा समय जाएगा। मैंने जो तरीका बताया उससे हो सकता है किसी सवाल में तुम तेज गति में कर पाओ। क्या तुमको ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया? तो मानस, मैंने इसमें बेटा कोई और तो पढ़ा नहीं है ना, एलिगेशन ही बताया तुमको, एलिगेशन से करवाया सवाल तुम्हें। ये सुनो, देखो लास्ट के सवाल थोड़े अच्छे अच्छे सवाल है, और ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल है बेटा, ये सब क्वेश्चन टेक्निकल है, एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। एक स्कूल में अनुभाग ए में से कुछ छात्रों को कक्षा 10 के अनुभाग बी में ट्रांसफर कर दिया, इससे अनुभाग बी में छात्रों की संख्या 12% बढ़ गई। बाद में उन सभी को वापस ए में ट्रांसफर कर दिया, तो बी में कितने परसेंट की कमी आई? बेटा 100 बच्चे थे, आपने 12 बढ़ा दिए 112, वापस 12 बच्चे भेज दोगे तो 12 में 112 की कमी आ जाएगी। यही काम करना है क्या? बोलो, यही काम करना है क्या? अब ये बात देखते समझो, देखो इसका 10% आता है ना, वो आता है 11.2। ऑब्जर्वेशन क्या है वो लगाया करो। 11% करूंगा, इसका 11%, तो 11% बनेगा बच्चों 2 3 2 1 12.32, करीब करीब 12.32। मेरा उत्तर जो है ना वो 10 और 11% के बीच में आएगा, 10 और 11% के आसपास बनेगा। बी ऑप्शन कर दीजिए, आगे कुछ करने की नीड नहीं है। बी ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर डन है। सुनो, देखो ये कितना बढ़िया सवाल है बच्चों, इसको तुम समझो तरीके में, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये आगे आगे तुम्हें इस प्रकार के सवाल और बहुत मिलने वाले हैं। ये सवाल तुम पढ़ोगे तो मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में आपकी बहुत मदद करेगा, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत हेल्प करेगा। एक बार बात को समझ लेना। एक गांव जिसमें पुरुष और महिला मिलाकर की बात कर रहा है, वर्तमान जनसंख्या 7640 है। ओके, पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ गई, जिससे जनसंख्या 9214 हो गई। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, ये वर्त लिखा है ना, यहां वर्तमान आएगा, वर्तमान जनसंख्या के बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल दिया हुआ है। तो आप पहले इसका बेसिक वाला कंसेप्ट क्या है वो समझना बच्चे। देखो ऐसा है, हमारे गांव में कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। अब दोस्तों क्या होता है, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ी है और पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। हाँ, लेकिन मिलाकर, दोनों में मिलाकर ओवरऑल गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है वो चेक कर सकते हैं। हाँ, तो पहले गांव की जनसंख्या थी 7640, अब हो गई है 9214। तो मैं देख सकता हूं ना कि गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। हाँ सर, 1574 बढ़ी है। अगर मैं ये काउंट करना चाहूं कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है, अच्छा ये 1574 को अगर परसेंटेज में काउंट करना हो कि 7640 से कितने परसेंट बढ़ी है, ऐसा कर सकते हैं। मैं ये ऐसा ज्ञात कर सकता हूं क्या कि जो जनसंख्या बढ़ी है वो 764 से कितने परसेंट बढ़ी है। तो आपने कहा देखो हाँ सर, कोशिश कर सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 6 4, 191। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 7, 4 निमा 36। एक 4 से कट नहीं पाएगा, माफ करना, 4 से कट नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर 74 है ना। आप इसे 2 से काटें, 2 तिया 6, 382। 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 2 8 16, 7 14, ऐसा। फिर इस नंबर को आगे और काटने का प्रयास करेंगे, फिर नंबर को और काटेंगे, और ये आपके सामने इनका मेन वैल्यू का परसेंट आ सकता है बेटा। हालांकि देखो कैलकुलेशन हमारे लिए बड़ी है, गुणा भाग करना हमारे लिए मुश्किल है, माथापच्ची करना हमारे लिए मुश्किल है, पर ये बता दो आपके सामने लगभग ये जानकारी बीच में कितनी आएगी, काउंट करेंगे। अब ये कहानी फ्रैक्शन में आ रही है तो हमारे लिए टाइम टेकिंग बन रही है, टाइम टेकिंग बन रही है। अरे 20% नहीं है रे नालायको, मूर्खो 20% नहीं है। 20% होता तो लास्ट में 8 आता, 20% नहीं है। ये संख्या कोई लगभग ऐसे बनेगी, तुमको चेक करने वाली बात है। अब फिर मैं इनका रेशो लेता बेटा, ये मेल और फीमेल की जनसंख्या का रेशो बनता, उस रेशो के आधार पे आप इनकी बड़ी जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कर पाते। लेकिन सर ये प्रोसेस तो बहुत टाइम टेकिंग बन जाता ना, कि अगर मैं इस परसेंटेज को निकालूंगा। देखो ये सवाल एलिगेशन से करने वाला होता है, पर कई बार ना जब आप ये परसेंटेज ज्ञात करते हो ना,
तो ये हमें बहुत परेशान कर देता है। डेटा कई बार ऐसा आ जाता है कि परसेंटेज बड़ा अजीब सा बन जाता है, हम चाहकर भी इस बात को ऐसे हैंडल नहीं कर पाते, ये कहानी एकदम से समझ में नहीं आती है। तो फिर इजी करने के लिए क्या करें, तो बेटा इस प्रकार के सवालों को समझने लिखना आपको जो तरीका सीखना है उसका नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड, जिसको मैं आगे चलकर पीबीएम नाम दूंगा। पीबीएम इस प्रकार की कैटेगरी के सवाल है वो पीबीएम से हमारे सॉल्व होंगे। पीबीएम का मतलब परसेंटेज ब्रेक मेथड। ये क्या होता है जी, कैसे अप्लाई करेंगे, मेरी बात को समझते रहना। देखो हमारे गांव में मेल और फीमेल ऐसा, पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ गई और महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ गई। बेटा महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ी है और पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ी है, तो 25 को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूं क्या? 25 को मैं ऐसे, ये सक्सेसिव नहीं कर रहा हूं मैं, कोई सक्सेसिव चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तो 25 को ऐसे तोड़ के लिख रहा हूं, है ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो पुरुषों की जनसंख्या इतनी बढ़ी है और महिलाओं की जनसंख्या इतनी बढ़ी है, तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो 15% तो कम से कम वृद्धि होनी चाहिए ना बेटा। 15% तो पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 15% तो महिलाएं भी बढ़ रही हैं, कम से कम 15% तो इंक्रीज होने चाहिए, कम से कम 15% तो इंक्रीज होने चाहिए। 15 महिलाएं बढ़ रही हैं, पुरुष ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर टोटल जनसंख्या में मिनिमम 15% तो बढ़ना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा आपने कहा सर जी 7640 में अगर 15% बढ़ेगा तो कितना होगा, कितना बढ़ेगा ये देखना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब सर जी 3 दूनी 6, 1146 बढ़ना चाहिए, 1146 बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ा कितना है, लेकिन बढ़ा कितना है? आपने कहा 4 में 0 गए 4, 11 में 4 गया 7, 81 में 574 बढ़ रहा है क्या? सॉरी माफ कीजिए, 91 में 1574 बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 15% के अकॉर्डिंग 1146, पर बढ़ी कितनी है? 1574। तो दोस्तों आप मुझे सोच समझ के बताओ, 14 में 6 गए 8, यहां बच गया बच्चों सामने आपके 6, 6 में 4 गए 2, और यहां बच गया सामने 5 में 4 गए 428। ये 428 जो आया, ये 428 जो आया, ये 428 जो आया, क्या इस 10% के कारण आया होगा क्या? 428 जो डिफरेंस क्रिएट हुआ, अरे मैंने कहा पुरुषों की जनसंख्या 15, महिलाओं की 15 बढ़ी, तो 1146 बढ़ना चाहिए, पर बढ़ा कितना है, इंक्रीज हुआ कितना है? 1574। तो आपने कहा ये 428 फालतू कहां से आ गया सर? फालतू आने का एक ही जरिया है और वो है दोस्तों ये 10%। तो पुरुषों का 10% अगर इतना था तो पुरुषों की जनसंख्या आ गई 4280। बेटा पुरुषों की जनसंख्या कितनी आ गई है? 4280। और ये हमेशा इनिशियल आती है, ये स्टार्टिंग वाली आती है, ये स्टार्टिंग वाली आती है बेटा। पुरुषों की जनसंख्या आपको मिल गई क्या जी? महिलाओं की जनसंख्या कैसे निकालें? इसमें से घटा लो 0, 14 में 8 गए 6, 5, 5 में 2 गया 3, 7 में 4 गया 3। सर जी ये महिलाओं की जनसंख्या आ गई आपके सामने। मैं पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग जनसंख्या पूछे तो जनसंख्या ज्ञात कर सकते हो, जनसंख्या ज्ञात कर सकते हो क्या? अगर मैं पुरुषों की जनसंख्या पूछूं और महिलाओं की जनसंख्या पूछूं तो आप कह सकते हो इस गांव में 4280 पुरुष थे, महिलाएं 3360 महिलाएं थी, 3360 महिलाएं थी। ये जानकारी आ गई? नहीं बेटा 920 आंसर नहीं आया, एकदम गलत काम कर रहे हो। अच्छा वर्तमान ही पूछा है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हमें इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 920 पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 920। ये होता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। देखो पुरुष बढ़े 25%, महिलाएं बढ़ी 15%, तो आप कहना जी 15 और 10 लिख लो, 15 और 10 लिख लो, कम से कम 15% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 15% बढ़ता तो 1146 आता, लेकिन बढ़ा तो 1574 है। ये 428 कहां से आ गया सर? 428 10% के कारण आया है, तो 4280 ये 10% के कारण आ गया। मेल 4280 और फीमेल आ गए 3360, महिलाएं आ गई 3360, अंतर आ गया 920। ये सवाल करने को एलिगेशन से भी बन जाएगा, ये सवाल एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाएगा, पर दैट विल बी टाइम टेकिंग। एलिगेशन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आसान करने के लिए जरूरी बात यह है कि आप ऐसे सवालों को परसेंटेज ब्रेक मेथड से कर पाओ बेटा, परसेंटेज ब्रेक मेथड से बना पाओ, ये बात तुमको समझनी है। श्याम बाबू तुम आज की क्लास में पहली बार ही आए हो ना? आज की क्लास में पहली बार आए हो ना श्याम?
अरे अजय भैया पॉइंट बताओ कि ये बात समझ नहीं आई, रिपीट करो पूरा सवाल। ऐसे तो एक सवाल को 3 साल तक पढ़ते रहोगे क्या? ये परसेंटेज ब्रेक मेथड का पहला सवाल है। जब आगे आगे और भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो धीमे धीमे इन पर आपकी क्लियरिटी होती जाएगी, धीमे धीमे इन पर क्लियरिटी होती जाएगी। अरे युवराज नालायक आदमी, 10% की वैल्यू 428 है तो 100% की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकता क्या? इतना दिमाग कचरा हो रखा है क्या? है? इतना दिमाग खराब हो चुका है तेरा कि 10% की वैल्यू अगर 428 है तो 100% ज्ञात ही नहीं कर सकता। सब चीज तो मुश्किल है, दोनों तो 10% की वैल्यू ये तो 100% की कैसे आएगी, ज्ञात नहीं कर सकता। सुनो, कुछ भी नहीं है, एलिगेशन का सवाल है, एकदम फर्जी क्वेश्चन है। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ बच्चे उपस्थित हुए और 30% बच्चे फेल हो गए। स्कूल एक्स के 25% छात्रों की तुलना में, स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से उसी परीक्षा में उपस्थित हुए। एक्स और वाई से उपस्थित होने वाली छात्रों की कुल संख्या का 80% अगर पास हो गया, मतलब बेटा अगर मैं फेल की बात करूं, फेल, ये स्कूल एक्स है और ये स्कूल वाई है। आप मुझे एक बात बताओ, एक्स में फेल कितने हुए हैं? सर जी एक्स में फेल हुए हैं 30%। पूरी परीक्षा में मिलाकर 80% पास हुए तो पूरी परीक्षा में 20% फेल हुए हैं क्या? पूरी परीक्षा में 20% फेल हुए हैं क्या? अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आपको पता है? हाँ, स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% ज्यादा। 150 का मतलब होता है 3/2, कि एक्स में अगर 2 बच्चे हैं ना तो वाई में 5 बच्चे आए हैं। अगर स्कूल एक्स में 2 बच्चे थे तो वाई में उससे 3 ज्यादा। 3 ज्यादा का मतलब 5 हो गया, 3 ज्यादा का मतलब 5 हो गया। सर जी इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10। 5 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू 4, 20 और 4 16% उत्तर बन गया। 24 उत्तर देने वालों तुम हो रहे हो नालायक। मेरे सामने होते ना, तुम्हारा ऐसे कान तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे देता मैं। तुम्हें एलिगेशन टॉपिक पढ़ने के बाद में इतनी बात समझ नहीं आई कि 30 और 24 के बीच में कभी 20 आ सकता है क्या? एलिगेशन में तुमको मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, क्यों बेटा ऐसे गलत काम करते हो कि अगर एक संख्या 20 से बड़ी है तो एक संख्या 20 से छोटी आएगी, तो 24 कैसे आ सकता है? 16 बनेगा। कॉमन सेंस की बात लगाओ, कॉमन सेंस की बात समझो। एक संख्या 20 से बड़ी है, दूसरी संख्या 20 से छोटी आनी चाहिए, ध्यान रखो। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना। सरकारी योजना में बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है। अरे तो बहुत आसान है, ये तो फर्जी क्वेश्चन है। नियत तारीख से पहले चुकाते हैं तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। तो बेटा अगर 5% की छूट मिलती है और 20 रुपए की छूट मिलती है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 400 रुपए। ये तो बहुत आसान सवाल है। बिजली का बिल अगर तुमने पहले चुकाया तारीख से तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा 5% का, और इसी 5% के नाम पर तुम्हें 20 रुपए की छूट मिली है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 400 रुपए। ये तुम्हारी इस शीट के सवाल हो गए जी कंप्लीट। अभी चिंता मत करना, परसेंटेज ब्रेक मेथड के तुम्हें इतने सवाल करवाए जाएंगे कि ये कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। तुम चाहकर भी कभी इन सवालों पे अटक नहीं पाओगे, इस बात का मेरा आपसे वादा है। हाँ सुभाष, क्लास खत्म हो गई है, जिसको किसी को नहीं पढ़ना वो जा सकते हैं ना। मान लो तुम्हारी क्लास पूरी हो गई है। सौरभ भाई, अगर इतने सवाल करने के बाद भी 100-150 क्वेश्चन तूने ज्यादा करवाए होंगे मैंने तुमको, इतने सवाल करने के बाद भी आपको पता नहीं लग रहा, फिर मतलब पता लगना मुश्किल है बेटा। इतना सब पढ़ाने के बाद भी, इतना सब समझाने के बाद भी तुमको कह रहे हो जी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कब एलिगेशन लगाना है। नहीं तो बेटा, नहीं तो खत्म है कहानी बेटा, कुछ बता नहीं पाऊंगा मैं। जितना मेरे में बेस्ट था बताने का उतना मैंने बता दिया। जो कुछ भी आपको समझाने की क्षमता थी मैंने कर दिया। अब इसके बाद भी नहीं कर पा रहा भाई तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सुनो, देखो ये जो शीट है ना, इसमें हम कुछ प्रकार के कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें एक तो मैं आपको आज एलिगेशन का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। एलिगेशन के साथ साथ बच्चों आपको पीबीएम क्या होता है, परसेंटेज ब्रेक मेथड, ये कैसे अप्लाई होता है, आज इस पर पूरी मास्टरी करेंगे। आज ये 2 तरीकों पर आपकी पूरी कमांड होने वाली है। ये दोनों तरीके बहुत जरूरी हैं।
एक एक करके सारे कंसेप्ट को गंभीरता से समझते रहना बेटा। बेटा मैं आपको कह रहा हूं, देखो एक परीक्षा है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो 100, 150 और 200 हैं। इनमें एक बच्चे के जो परसेंटेज मार्क्स आए, इसमें तो आए हैं 90%, इसमें आए हैं 60% और इसमें आए हैं 54%। अब ये सवाल आप दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है बेसिक, एक होता है डेविएशन। बेसिक से छोटे बच्चे करते हैं, तो मुझे बताओ मैं इनका रेशो 2, 3, 4 मान लूं क्या? ये 100, 150, 200 में चिंता नहीं है, हम 2, 3, 4 मान लें जी, मान लो। अच्छा, इनका जो एग्रीगेट परसेंटेज आएगा वो 54 से बड़ा, 90 छोटा, मैं बीच में कोई नंबर 60 मान लूं, ऐसे कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है सर? ये 30 ज्यादा है 2 बार, 30 ज्यादा है 2 बार, प्लस का 60 हो गया। 60 से 60 का डेविएशन 0। सर ये 6 कम है 4 बार, माइनस का 24 हो गया। 4, 3, 7, 2, 9, 9 लोगों में इक्वल इक्वल बांट दीजिए। सर 60 प्लस ये बनेगा 36, 36 में 9 का भाग दोगे 4, एग्रीगेट नंबर आ गए 64%। इस परीक्षा में इस बच्चे के टोटल नंबर हैं वो 64% आने चाहिए। डेविएशन कैसे लगाया तुम लोग जज कर पा रहे हो ना? सर बेसिक से क्या करते? देखो बेसिक से करते ना बेटा, तो फिर आपके पास ये तरीका होता कि टोटल परीक्षा हमारी हो गई 500 नंबर की, और इसमें नंबर आए हैं 90%, मतलब कि 90 नंबर आए हैं। इसमें 60% नंबर आए हैं तो भी 90 आए हैं। इसमें 54% नंबर आए हैं, तो 2.5 गुना करूंगा, 108 और 27, 135 नंबर आएंगे। टोटल नंबरों की बात करोगे, अच्छा 200 है क्या? माफ कीजिए 200 है। एक्चुअली मेरे को बेसिक से सवाल करने की आदत नहीं है ना, ऐसे बेटा बेसिक से करने की आदत नहीं है और कुछ नहीं। ये लो, तो ये 54 दूनी 108 नंबर। सर जी इनको 180 टू 88 नंबर आ गए, 450 में से आ गए, गुणा में 100 और परसेंट कर दे। 10 से 10 खत्म, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 9, 9 से 9 तिया 27, 1 8 32, 64 आ गया। तो ये करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं चाहूंगा इसको आप डेविएशन से करना बच्चे, डेविएशन आपके लिए अत्यंत आवश्यक बात है। एवरेज मैंने पहले पढ़ाया था आपको, डेविएशन कैसे अप्लाई करते हैं जानते हैं सब बच्चे? सुनो, पहले 2 पेपर में अधिकतम अंक 280 हैं बेटा। 280 में 40% नंबर मिले। तीसरा पेपर 150 नंबर का है, बोला इसमें कितने नंबर लाऊं कि टोटल में मेरा एवरेज 50% हो जाए। टोटल में मेरा एवरेज 50% हो जाए, ये बताना है। टोटल में मेरा एवरेज 50% हो जाए। नंबर ज्ञात करने कितने नंबर चाहिए, ऐसा देखो। ऐसा है, 2 प्रकार के तरीके हैं, एक तो बेसिक है, एक डेविएशन है। मैं तुम्हें दोनों ही सिखा देता हूं, जो तुम्हें उचित लगे वो कर लेना। अगर मैं टोटल की बात करता हूं, देखो 280, 280, 560, 560 और 150, 710 नंबर हो गए। 710 में से 50% चाहिए, तो 355 नंबर चाहिए क्या तुम्हें टोटल मिलाकर? यहां आएंगे 28 चौका 112 नंबर, यहां भी आएंगे 112। सर 224 नंबर तो आ गए हैं, 131 नंबर और लाने पड़ेंगे। ये तो हो गया जी बेसिक। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, सवाल इतनी आसानी से बन गया, इसमें इतनी आसानी, इसलिए ये बेस्ट है। अब देखो हम डेविएशन लगाते हैं चीजों को आसान करने के लिए। जब ये नंबर की बात कर रहा है और डायरेक्ट नंबर ऐसे काउंट ही हो गए, फिर तो कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो कुछ और बनाने की नीड नहीं है। तुम डेविएशन पे जाओगे, उल्टा तो कुछ लेंदी पड़ेगा। ये तो आपके लिए और भी आसान बन गया। अब मेरे से अगर परसेंटेज पूछा होता कि कितने परसेंट नंबर लाने हैं, तो शायद डेविएशन हमारे लिए इजी होता, तो डेविएशन इजी होता। बेटा बताओ, इस सवाल का बेसिक भी आसान है, बेसिक से बन गया सवाल। डेटा पर देख के काम किया करो कि आपको करना क्या है। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अभी पढ़ा। देखो 180 में से 30% नंबर लिए, 30% का मतलब 54 नंबर लिए हैं। एक दूसरा पेपर है बेटा 150 नंबर का, बोला इसमें कितने नंबर लाऊं कि टोटल उसका 50% हो जाए। 330 का 50% करना है, तो 165 नंबर लाने पड़ेंगे। यहां लाना पड़ेगा 1, और 16 में से 5 गए 11, 111 नंबर लाने चाहिए। कितने में से? 150 में से, गुणा में 100 करना है और परसेंट करना है। 74% आपके सवाल का उत्तर आ गया। नहीं सर अगर कोई और तरीका लगाएं तो
देखो एलिगेशन कर लो बेटा, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है। एलिगेशन देख लो, 180 नंबर का पेपर आपको 30% चाहिए, 150 नंबर का पेपर पता नहीं कितना परसेंट लाना है, तो टोटल मिलाकर 50% चाहिए। ये लो, आपने कहा सर जी ऐसा करो, यहां पर चाहिए मेरे को 6 और ये चाहिए 5, रेशो इजी आ रहा है। 50% से ये कम है, कितना कम है? 20 कम है 6 बार, तो माइनस का हो गया 120। अब ये 120 को पूरा करेगा तो 5 का भाग दोगे, 24 ज्यादा आना चाहिए, 24, तो 50 और 24 कितना हो गया? 74। ऐसे कर लो। सर एलिगेशन लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे। इधर 30 नंबर, टोटल कितना पता नहीं है, ये 50, और अंक है बेटा 6:5 में। ये लो, ये भी कर लो। ये आ रहा है 20, 4 गुना ये आएगा 24, तो 50 और ये आएगा 74। क्या सारे तरीके समझ में आ रहे हैं? अब देखो सारी कहानियां एक साथ मर्ज हो गई ना। आप एलिगेशन भी पढ़ चुके, आप एवरेज भी पढ़ चुके, तो अब आपके पास सवाल करने के मल्टीपल रास्ते हैं। आप बेसिक से बनाओ तो भी इजी है, आप एलिगेशन लगाओ तो भी आसान है, आप इसे डेविएशन से करो तो भी आसान है। तो अब पेपर में क्या लगाए जो तुम्हें जल्दी समझ में आए, जिस पर आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है। जब सवाल घर पे 3-4 बार करोगे ना, तो आपको ये पता लगने लगेगा कि आपके लिए आसान क्या है, तुम्हें जल्दी क्या समझ में आ रहा है, तुम कैसे इन बातों पे अप्रोच कर पा रहे हो। बस यही बात हमारे लिए काफी है, यही बात हमारे लिए इजी है। सवाल नंबर 3 क्लियर सबको? सुनो, एक परीक्षा में कमल को 70% अंक मिलते हैं। देखो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं। पहले वाले में 100 में से मिला 81, इसमें 100 में से मिला 66, 100 में से मिला 61। चौथे में कितने नंबर लाऊं कि मेरा एवरेज आ जाए 70 का, टोटल में 70% आ जाए? तो इस सवाल के लिए डेविएशन आसान है। बताओ, इसके लिए डेविएशन आसान है ना। 70 से कितना ज्यादा है? प्लस का 11, ये माइनस का 4, ये माइनस का 9। सर जी 4 9 13, डेविएशन आ रहा है माइनस का 2, तो यहां प्लस का 2 आएगा, उसके लिए 72 आना चाहिए। सारे लोगों ने पहले डेविएशन पढ़ लिया है। डेविएशन जानते हैं आप लोग? अरे एलिगेशन लगता है 2 सब्जेक्ट में, यहां 4 हैं भाई, 3 बार थोड़ी एलिगेशन लगाएगा, डायरेक्ट करना। जरा बताओ तो बेस्ट तरीका है बच्चों क्या? बेस्ट तरीका है डेविएशन। यहां 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो मैं 4 5 6 मान लू, 4 5 6। उत्तीर्ण परसेंटेज इनका 100 है, इनका 90 है, इनका 80 है। हमारा उत्तर 80 और 100 के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 85 मान लू। देखते हैं क्या बनना चाहिए। सर ये 15 ज्यादा है 4 बार प्लस का 60, ये 5 ज्यादा है 4 बार प्लस का 20, 5 कम है 6 बार माइनस का 30। आई बात समझ में? 5 4 9 15 लोगों में बांट दीजिए। सर ये बनेगा 85 प्लस ऊपर कितना बन रहा है बेटा? 60 और 20 80, 50/15। 50/15 को लिख सकते हो 10/3, 3 बार भाग और जाएगा, 88 1/3 आ गया, 88 1/3। अरे कैसे आया जान गए ना कि 85 प्लस ये 10/3 को लिख सकता हूं 3 सही 1/3, तो आप इसी चीज को 88 लिखोगे, बात एक ही है। अरे ये आपका एक प्रकार से एलिगेशन का या डेविएशन का या एवरेज का रिवीजन हो रहा है। ये सब बातें पहले पढ़ी हैं आपने, बार बार देखो हर टॉपिक में हर पार्ट में ये बातें काम आ रही हैं, हर पार्ट में हर जगह पर ही बात काम आ रही है, और कैसे कैसे काम करे समझ पा रहे हो? हाँ 25 आना चाहिए था ना यार, तभी मैंने गलती कर दी, सोचा ठीक है यार, थोड़ा उत्तर चेंज हो जाएगा बेटा, माफ कीजिएगा। 5 ज्यादा है प्लस का 25, और ये 5 कम है तो माइनस का 30, कोई बात नहीं, इट्स माई फॉल्ट। 85 प्लस 60 और 25 कितना हो गया? 60 और 25 आना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से 85 55, 11/15, मतलब 11/3, तो 88 सही 2/3 आएगा, 88 2/3 आएगा, उत्तर 1। वो एक सिली मिस्टेक थी, 85 लेना जरूरी थोड़ी है। इसका मतलब हितेश तुम्हारा ये सवाल बता रहा है कि आपने हमारी क्लास में एलिगेशन टॉपिक पढ़ा नहीं है बेटा। प्रीति और ये भाई का नाम क्या था? हितेश। मैं ये बात 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपने हमारी डेविएशन की क्लास नहीं पढ़ी है बेटा। पक्का बताओ, नहीं पढ़ी ना? पता है।
क्योंकि 85 मानो, 88 मानो, 90 मानो, 95 मानो, कुछ मर्जी मान लो, कुछ मर्जी, जहां पे आपको कैलकुलेशन आसान लगे वो मानना चाहिए, ये ध्यान रखो। चलो, ये तुम सवाल ट्राई करो। 5 मिनट का छोटा सा एक ऑफिशियल ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं बेटा। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। क्या तुम्हारे सवाल का उत्तर आया? 100 रुपए की शर्ट पर 10% की छूट। बेटा मैंने एक शर्ट ली है 100 रुपए वाली, इस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा है। 300 रुपए की जोड़ी पतलून पर 20% की छूट है, और 3 पतलून लिए हैं, 900 रुपए की मैंने पतलून खरीदी है, और इस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैट आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा? आप चाहें तो बेसिक लगा सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या 19% आना चाहिए क्या यहां पे बेटा? डिफरेंस मेथड जानते हैं ना, 10 और 20 में 10 का डिफरेंस है, 1 9 में तोड़ोगे
तो बेटा यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 19% आना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं 10 गुणा 1 20 गुणा 9, इनको 30 में डिवाइड करोगे तो भी 19 आना चाहिए। जैसे मर्जी कर लो, सवाल करने के तरीके आपके पास एक नहीं है, जैसे मर्जी कर लीजिए, बात एक ही है। सुनो, 500 रुपए की शर्ट है, आपने 2 शर्ट खरीदी हैं, शर्ट का मूल्य है 1000 रुपए और डिस्काउंट चल रहा है 20% का। पतलून बेटा ट्राउजर 1000 रुपए का है, 3 ट्राउजर लिए हैं, 3000 के ट्राउजर लिए हैं और डिस्काउंट चल रहा है 40% का। अब चाहें तो देखो इनको 1:3 में तोड़ो, डिफरेंस आ रहा है 20 का, 20 का 5-15 में टूटेगा तो यहां 35 आना चाहिए क्या? अरे डिफरेंस मेथड याद आ रहा है? डिफरेंस मेथड याद आ रहा है आप सबको? बेसिक से करोगे तो भी कोई एतराज नहीं है, पर बेटा बेसिक से करने के लिए तुम कोई टॉपिक नहीं करवाए गए थे, ये टॉपिक इसीलिए करवाए गए थे कि आप इन जानकारियों को समझ पाए, एलिगेशन को अप्लाई करना आपको आ पाए। 72% अंक मिले हैं 900 में से और 80% अंक मिले हैं 700 में से। अंकों का वेटेज है 9:7। सर जी इनका डिफरेंस आ रहा है 8 को, 8 के 16 भाग करोगे तो 4.5 और 3.5 आना चाहिए, 72 3 75.5 आना चाहिए। ये ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। अरे मैंने डिफरेंस मेथड से किया है, क्या तुमको समझ में आ रहा है? आप ये बताइए, देखो विवाहित और अविवाहित की बात कर रहा है, ये है मेल और ये है फीमेल। 70% महिलाएं मैरिड हैं। देखो अगर मैं मैरिड की बात करता हूं, ध्यान देना, मैरिड की बात कर रहा हूं, 70% महिलाएं मैरिड हैं और 50% पुरुष मैरिड हैं। तो ये डेटा आएगा मैरिड का आएगा, मैरिड का ध्यान देना। अच्छा 40% महिलाएं हैं, ये 2 हैं और ये 3 है क्या? तो मेन वैल्यू ज्ञात करने के तरीके आप जानते हैं बेटा, तीन तरीके बताए थे मैंने आपको, एक वेटेड एवरेज वाला, एक डिफरेंस वाला, एक डेविएशन वाला। पर यहां मुझे लग रहा है कि मेरे लिए डिफरेंस आसान है। 20 का डिफरेंस अगर टूटेगा 5 में तो ये एक भाग बनेगा 4, 12 और 8 बनेगा, क्या 62 आना चाहिए? 62, माफ कीजिएगा 58। पूरे सिस्टम में मैरिड लोगों का परसेंटेज है 58। मैरिड अगर 58 है तो अनमैरिड आएंगे 42, अनमैरिड आएंगे 42। अगर आप डेविएशन अनमैरिड पे लगाते तो डायरेक्ट आपका उत्तर अनमैरिड का आ जाता। देखो ये अब आपकी मर्जी होती है, आधा डेटा तुमको सवाल में दिया है मैरिड पे, चाहे अनमैरिड, चाहो तो पूरे सवाल को मैरिड पे कर लो, चाहे पूरे को अनमैरिड पे कर लो, कुल मिलाकर बेटा है तो एलिगेशन ना, जैसे मर्जी लगाओ, बात है तो एलिगेशन की बात ही। थोड़ी शांति नाम की कोई चीज है समीर जीवन में? थोड़ा सुकून है क्या? मैंने कह दिया कि शीट कंप्लीट हो गई है, आज के सवाल पूरे हो गए, क्लास बंद कर दिया, घर चला गया मैं अपने? पीबीएम कहां है सर? है ही नहीं पीबीएम, तो ऐसे ही कह रहे थे आप, मैं मजाक कर रहा था। ये पूरी शीट पूरी एलिगेशन की है, इसमें एक भी सवाल पीबीएम का नहीं आएगा। तेरे मन को सुकून मिल गया हो तो मैं ये सवाल करने का प्रयास कर लेता हूं। इसमें 80% बच्चे हैं पास आए, इसमें 60% आए और बच्चों की संख्या 2:3 में है। सर जी ये 20 इनका डिफरेंस आएगा, 8 और 12 में टूटेगा, 68 आना चाहिए क्या? हूबहू जो इस प्रकार के सवालों की बात हो रही है, जिनमें डायरेक्ट आपको तरीका लगाना समझ में आ रहा है, इनको तो आप बड़े अच्छे से कर ही पाओगे बेटा। बताओ जरा, देखो ये डेटा दिया गया पास वाला, तो मैं अगर फेल की बात पूछ रहा है तो फेल पे एलिगेशन लगा लूं, बॉयज और गर्ल्स। 40% बॉयज फेल होंगे, 50% गर्ल्स फेल होंगी और संख्या इनकी आ रही है 5:4 में। बेसिक कर लो, इनका गुणा 200, इनका गुणा भी 200, सर 400/9 आएगा, इतना परसेंट होना चाहिए, तो 44.44 बनना चाहिए क्या? खत्म। बताओ जरा, ये सवाल मैं एक बार ड्रॉप कर दूं आपके लिए कि सेल्फ घर से कर लाओगे? बिना ज्यादा चिंता किए ये सवाल घर से हो जाएगा तुम्हारा?
12 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल तुम्हें सेल्फ ध्यान देना, ये जिनको छात्रवृत्ति मिलती है वो दिया गया है, जिनको नहीं मिलती वो पूछा गया है, तो डेटा को आपस में एडजस्ट करने की बात देखना बेटा। सुनो, कहने के लिए यह सवाल ब्याज का है, कहने के लिए सवाल ब्याज का है, पर जरा नजर मारो बेटा तो ये एलिगेशन और परसेंटेज का सवाल है। देखो आपने कहा कि किसी धन का 1/4, किसी धन का 2/3, तो मैं कुल टोटल पैसा आपका 12 मान लूं 3 और 4 को देख के। 12 का 1/4 3, 3 पर ब्याज है रेट 3%, 12 का 2/3 हो गया 8, इस पर रेट है 5% की, बच गया 1 पर रेट आएगी 11% की, यही रेट है। डेविएशन लगा दें, डेविएशन कर लो, बेसिक कर लो, इनका गुणा बनेगा 9, इनका 40, इनका 11 और ये 12 में टूटेगा। सर 60 में 12 का भाग दोगे 5% का फ्लैट आपको ब्याज रेट मिलना चाहिए, 5% की बात आएगी। अब ये सवाल कहने को तुम ब्याज का कह दो, सर ये तो ब्याज की बात है, पर ब्याज है तो परसेंटेज में ही, ब्याज की गणना होती तो परसेंटेज से ही है, तो परसेंटेज का ही मुद्दा है बच्चों, और कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहां है रे नालायक जो कह रहा था पीबीएम लाओ, कहां है पीबीएम, कहां है आउट क्या भाई, आजा तेरे को पीबीएम सिखाऊं। हाँ समीर था क्या, कह रहा पीबीएम कहां है, हालांकि सवाल एक ही है, इसके बाद नहीं होगा, एक ही सवाल से सीख लेना बेटा। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, महिलाओं की जनसंख्या, अच्छा अभी तो एलिगेशन चल रहा है, अभी तो एलिगेशन चल रहा है भाई, पीबीएम लास्ट में आएगा, एंड में। देखो ये कुछ है ही नहीं बेटा, मेल की जनसंख्या 10% बढ़ गई, फीमेल की जनसंख्या 8% बढ़ गई, टोटल मिलाकर 9% बढ़ गया, 1:1, तो जितने पुरुष उतनी महिलाएं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही तो नहीं है। ये शीट तो मेरे को लग रहा है आपके फ्री के नंबर आ गए, ये शीट तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ये फ्री के नंबर आ गए। आगे 2 दिन वाली छुट्टी है ना, जिन्होंने एलिगेशन पढ़ रखा है उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। अरे रुक जाओ एक बार, ये पूरी शीट ना एलिगेशन से बनाई है, ये हमने सारे सवाल निकाले थे, एलिगेशन से निकाले थे। ये सवाल बढ़िया है, सुनो ये सवाल अच्छा है, इसको सुनो। एक शहर की कुल जनसंख्या 9500 है, पुरुष जनसंख्या में 14.2 की वृद्धि होती है, महिला जनसंख्या में 17.7 की वृद्धि होती है, शहर की कुल जनसंख्या 11,003 हो जाती है, कुल पुरुषों में से 15% लड़के हैं और महिलाओं में से 18% लड़कियां हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, तो आप अपने सवाल का उत्तर बताओगे 27, है ना। अगर मैं आपकी जगह एसएससी का पेपर दे रहा होता तो मैं इस सवाल को ना बेटा इतना बी टिक करके आगे बढ़ जाता, मैं इसको सॉल्व करता ही नहीं। आपने कहा जी कैसे, ऑप्शंस देखकर, देखो मेरी बात समझो, नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, पॉइंट में तो आएंगे नहीं, लड़के 4.5 5.5 तो आएंगे नहीं। अब ये लड़कों की संख्या का 15% है, ये 18% है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, इनका जब अंतर लूंगा वो भी 3 का मल्टीपल ही आएगा। 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो मैं बिना कुछ करे टिक कर दूंगा, खत्म करो कहानी। ये ऊपर का डेटा कंफ्यूज करने को दिया है, मैं देखता नहीं, हटाओ इसको। नहीं अगर एक ऑप्शन में 27, एक में 30 भी तो क्या करते, तो मैं सॉल्व करता, मेरे को सॉल्व करना आता है। लेकिन अगर बाय चांस एग्जामिनर ऐसा तुम्हें सवाल में लॉलीपॉप बना के दे दे कि भाई सवाल तैयार है, ये लो टिक कर दो, तो करके आना बेटा, करके आना ना, ये बात भी आनी चाहिए। सुनो इसका कंसेप्ट क्या है, ये सुनो, मेल पुरुष और ये है फीमेल महिलाएं। अब देखो पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है 14.2%, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है 17.7%। 17.7 को मैं अपनी मर्जी से 14.2
और 3.5 ऐसे लिख लूं ब्रेक करके। देखो अभी भी तो 17.7 ही बन रहा है, यही तो बन रहा है। आपने कहा आपने ऐसा क्यों करा सर, आपने ऐसा क्यों करा? देखो मेरे को यह समझ में आ गया कि ऐसा करने पर हमारी जनसंख्या कम से कम 14.2 तो बढ़नी चाहिए ना बेटा। भाई 14.2 तो मेल भी बढ़ रहे हैं, 14.2 तो फीमेल भी बढ़ रही हैं, तो कम से कम इतना तो बढ़ना ही चाहिए। 9500 का 14.2% तो कम से कम बढ़ना ही चाहिए, कम से कम इतना होना ही चाहिए। आपने कहा 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटना 19, 5 से काटना 2, 2 से काटना 71, 71 गुणा 19, 71 गुणा 19 करना आता है तुम्हें? नहीं आता तो ऐसे कर लो, 71 का 20 से गुणा कर लो 1420, 70 घटाओगे 1350, 1349 उत्तर बन जाएगा। ऐसा तुम्हें नहीं करना है। हालांकि अगर आप गुणा भाग की बात करते हैं ना तो मेंटली दिमाग में करने का प्रयास किया कीजिए। आप बताओ आपकी जनसंख्या 1349 इंक्रीज होनी चाहिए कम से कम। अगर मैं दोनों को 14.2 ही मान रहा हूं, 14.2 ही मान रहा हूं, तो 1349 बनना चाहिए, आपको पता है। लेकिन आप बताओ जनसंख्या बड़ी कितनी है? जनसंख्या बड़ी कितनी है? जनसंख्या बड़ी कितनी है? आपने बताया जी जनसंख्या सर जी 9500 से इतनी हो गई, 1503 बड़ी है। सर जी जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी 1349, बढ़ गई 1503, तो कितना फालतू आया सर? कितना फालतू आया? 12 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, 9 में 4 गए 5, 4 में 154 फालतू आया, 154 फालतू आया। सर ये 154 किसके कारण आया है? क्या ये 3.5% के कारण आया है क्या? महिलाओं की संख्या का, महिलाओं की संख्या का 3.5% 154 के बराबर है। तो महिलाओं की संख्या का आप 100% कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 3.5 गुणा में 100 कर दे। महिलाओं की संख्या का अगर ये 3.5% है, क्या आप 100% ज्ञात कर सकते हैं? आपने कहा 7 से काटेंगे 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये काटेंगे 20 से 212, 22 दूना 44। महिलाएं आनी चाहिए बेटा 4400, महिलाएं 4400, तो पुरुष आएंगे 5100। गांव की टोटल जनसंख्या 9500 है, गांव की टोटल जनसंख्या 9500 है। महिलाओं और पुरुषों की संख्या ज्ञात कर ली परसेंटेज ब्रेक मेथड से, मैंने बिना एलिगेशन के महिलाओं और पुरुषों की संख्या ज्ञात कर ली। इतना समझ में आ गया क्या? लेकिन अभी सवाल देखो आगे कह रहे हैं पुरुषों में 15% बॉयज है। जो बॉयज है ना वो पुरुषों का 15% है, वो पुरुषों का 15% है। 750 और 15 765 होंगे क्या? अरे बोलो 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 बोलो। और महिलाओं की संख्या में 18% लड़कियां हैं, महिलाओं की संख्या में 18% लड़कियां हैं। 44 गुना 18 करेंगे 792 आएगा। हमें इन दोनों का अंतर चाहिए था, तो 12 में से 5 घटाओ 7, 8 में 6 घटाओगे 2, इन दोनों का अंतर आया 27। जो मैंने बिना सवाल सॉल्व किए टिक किया था वही आंसर आया ना बेटा। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट ड्राइव करना क्या वो आना चाहिए। इस सवाल में थोड़ा सा आपको बेसिक बात के साथ साथ में परसेंटेज ब्रेक मेथड कैसे अप्लाई करना समझ में आया। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी, तो कम से कम देखना है बात कैसे आएगी। और सुनो ये सवाल आगे ब्याज में आएगा। पता कैसे आएगा? कि मैंने तुमको इतने रुपए ब्याज पर दिए, इतने पैसे पर 8% की रेट थी, इतने पैसे पर 12% की रेट थी, 1 साल बाद में इतने पैसे ब्याज के रूप में आए, तो बताओ 8% पे कितना पैसा दिया था। ऐसा सवाल आएगा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो 8% है और 12% है ना, उनको करूंगा 8, 8 + 4। मैं देखूंगा कम से कम 8% तो ब्याज आना चाहिए। प्रिंसिपल से 8% निकालूंगा, तो बाकी एक्स्ट्रा जो ब्याज होगा वो 4% के बराबर होगा। लगभग बात सेम होगी, पर सवाल में लैंग्वेज को चेंज करके ब्याज का वर्ड लगा देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। देखेंगे आगे। अभी बताओ इस सवाल में तुम्हें परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है, कुछ और क्लियर हुआ? 2 दिन आगे क्लास की छुट्टी है, इन सवालों को 1-2 बार और देखोगे ना तो और आपको पता लगेगा और जानकारी आपको समझ में आएगी। इतने ब्रेक क्यों? कौन से ब्रेक भाई? अरे भैया सैटरडे संडे अपनी क्लास नहीं होती है, अपनी क्लास वीक में 5 दिन होती है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। A, B, C, वो नेक्स्ट सैटरडे है दिशा, नेक्स्ट सैटरडे। इनमें लोग हैं 9, 8, 3 में। साक्षरता की बात करनी है, साक्षर। ए में 80% लोग साक्षर हैं,
बी में 70% लोग साक्षर हैं, सी में 90% है, तो डायरेक्ट बेटा डेविएशन अप्लाई कर पाओगे सारे बच्चे? सवाल में डेविएशन अप्लाई कर लोगे? एक दुकानदार के पास 910 टॉफियां, सॉरी 2600 टॉफियां हैं। ये सारे देखो डेटा पे फोकस करना बेटा। 910 टॉफियां इसने बेची हैं 9.6 के लाभ पर, 650 टॉफियां बेची हैं 15.6 के लाभ पर, 780 टॉफियां बेची हैं 14.6 के लाभ पर, और बाकी बेटा बाकी कितनी बच गई रे? ये हो गया सर बाकी। देखो इनको ना काट लो सबको, 130 से काट लो 20 आएगा, 130 से 7 बार, 130 से 5 बार, 6 बार, 7 5 12 6 18, 2 बचेंगे। इनको बेचा है 13.6 के लाभ। तो कुल मिलाकर आपको सवाल में डेविएशन मान लेना चाहिए। मैं देखूं कि टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं देखूं प्रॉफिट कितना हुआ है। देखो आप जो नंबर मानते हो ना, ये मानने में देखो क्या करिए, मैं बताओ 9.6 और 15.6 के बीच में 13.6 मान लूं। देखो सारे 0.6 हैं, 0.6 मान लेना आसान होगा। सर ये 4 कम है 7 बार, माइनस का 28, ये 2 ज्यादा है 5 बार, प्लस का 10, 1 ज्यादा है और ये डेविएशन 0 है, 7 5 12 6 18, तो 20 लोगों में बटेगा। 13.6 प्लस ये दोस्तों कटेगा कितनी बार? 16, माइनस का 12 बटे 20, माइनस का 0.6, माइनस का 0.6, तो रिजल्ट आना चाहिए 13। यानी पूरे सौदे में तुम्हें 13% का लाभ हुआ बेटा, पूरे सौदे में तुम्हें 13% का लाभ हुआ। 4056 अगर 13% की वैल्यू है, आप 100% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो क्या? आप इनका कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हो। 13 3 39, 1 5, 13 1 15 26, सर 31,200 रुपए आ गया। 31,200 रुपए आ गया, 31,200 रुपए आ गया। तो प्रत्येक टॉफी की कीमत बताओ। 31,200 रुपए में आपके पास 2600 टॉफियां हैं, तो प्रत्येक टॉफी की कीमत ऐसे ज्ञात करेंगे, 13 से काटेंगे 13 26, 26 से काट लो, 26 एकम 26, 5 2 26 दूना 52, प्रत्येक टॉफी की कीमत आ गई 12 रुपए। प्रत्येक टॉफी की कीमत कितनी आ गई? 12। डेविएशन से कितना आसान बन गया? तुमने अपने डेटा का एनालिसिस किया, सारी बात हमारे लिए इजी बन चुकी है। कब कौन सा पॉइंट कैसे लगाना है, कनेक्ट करना भी आसान है हमारे लिए। एलिगेशन, 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 ये बताओ इस सवाल में कौन सा तरीका लगाएं भाई? आप लोग मुझे बताओ इस सवाल में तरीका कौन सा लगेगा? हाँ, परसेंटेज ब्रेक मेथड बेस्ट है। मेल और फीमेल देखते रहना, इस तरीके की पूरी कमांड आ जाएगी आपको। पुरुषों की जनसंख्या 8, महिलाओं की संख्या 10 बढ़ी है बेटा। ये 8 और ये 8 और 2 ऐसे बढ़ी है। कम से कम 8% तो बढ़ना ही चाहिए, कम से कम 8 तो बढ़ना ही चाहिए। 15,000 का 8% होता है 1200 तो बढ़ना चाहिए। पर जनसंख्या बढ़ी है 1300। सर जी 100 फालतू आया। 100 इस 2% के कारण आया है। 2% की वैल्यू अगर 100 है तो 1% की वैल्यू आएगी बच्चों 50, और 100% की वैल्यू आएगी 5000। महिलाएं 5000 और पुरुष पूछेगा 10,000। क्या आसानी से उत्तर ज्ञात कर लिया क्या आपने? परसेंटेज ब्रेक मेथड वालों, पीबीएम की कुछ बात समझ में आई तुम्हें? परसेंटेज ब्रेक मेथड कैसे अप्लाई करना है जान पाए आप लोग? एलिगेशन, परसेंटेज ब्रेक मेथड से सवाल करेंगे, पीबीएम से सवाल करेंगे। देखो मेल बढ़ जाए 5% और फीमेल बढ़ेंगी 5 + 5। आपने कहा जी कम से कम जनसंख्या 5% तो पक्का ही बढ़ाओ। 5% बनेगा 2500। जनसंख्या बढ़ी है 3500, 1000 फालतू आया है 1000। 5% की वैल्यू 1000 है, तो 10% 2000, महिलाएं आएंगी 20,000 और पुरुष आएंगे 30,000। क्या अब तुम्हें पीबीएम समझ में आ गया? जब कह रहे थे जी पीबीएम में डाउट है, पीबीएम में डाउट है,
पीबीएम में कोई डाउट तो नहीं होगा तुम्हारा? इस शीट में लगभग सवाल थे, वो थे एलिगेशन वाले। एलिगेशन का भी आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। सुनो, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 है। लड़कों की संख्या x है। x सवाल में यूज करा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का x% है। देखो लड़के तो हैं x और गर्ल्स 150 का x% है क्या? अरे लैंग्वेज को पढ़ो ना। बॉयज और गर्ल्स मिला के कितनी है? बॉयज और गर्ल्स मिला के कितनी है? 150। लड़के तो x हैं और लड़कियां कुल संख्या का x% है, 150 का x% है। हो गया। ये 150 के बराबर करना है। ये 3 है, ये 2 है। 3/2 और एक 5/2x अगर 150 के बराबर है, 5 से कटेगा 30 और x आ जाएगा 60। सर जी बॉयज आ गए 60 और गर्ल्स आ गई 90। आप देख लो, लड़के 60 हैं और लड़कियां कुल संख्या का 60% है। 150 का 60% 90 ही होता है। केवल लैंग्वेज पर कहानी थी और कोई दिक्कत नहीं थी। एक सवाल जी ये देख लो, ये सेम क्वेश्चन आपका एलिगेशन वाली शीट में था क्या? डिट्टो सवाल ऐसा ही। अगर आपने ढंग से सवाल देखा हो तो ये पक्का उस क्लास में भी होगा। डिट्टो सवाल मैंने आपको वहां भी बताया था। P व्यक्तियों वाले एक गांव में x% पढ़ और लिख सकते हैं। अकेले पुरुष y% और अकेली महिलाएं z% पढ़ और लिख सकती हैं। y z से बड़ा है तो p x z y के संदर्भ में गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये है बेटा पुरुष और ये है महिलाएं। y% पुरुष पढ़ लिख सकते हैं, महिलाएं z% पढ़ लिख सकती हैं। पूरे गांव में x% लोग पढ़ लिख सकते हैं। z y से बड़ा है। तो बेटा आप बताओ इनका रेशियो बनेगा वो z - x बनेगा और यहां पे x - y होना चाहिए क्या? x - y होना चाहिए क्या? अरे बोलो। गांव की टोटल जनसंख्या p, ये इन दोनों के रेशो के बराबर है। रेशो क्या है? z - x प्लस x - y। पुरुषों की संख्या, z छोटा है y से, y बड़ा है ना बच्चे। अरे भाई y बड़ा है तो y बड़ा है, कोई बात नहीं, तो y बड़ा है। y बड़ा है तो यहां आएगा y - x और यहां आएगा x - z। कोई बात नहीं। टोटल जनसंख्या गांव की p है, ये रेशो का जोड़ आएगा x - z प्लस y - x। हमें पूछा पुरुष कितने हैं, तो पुरुष है जी x - z। ऊपर आ गया p गुणा x - z बटा में एक x से x कट गया y - z। ये पुरुषों की जनसंख्या बनेगी जैसा कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी को ट्राई कर दीजिए, डी को रिजॉल्व कर दीजिए। बस यही बात डन है, इतनी बात कंप्लीट है। ये आपकी शीट नंबर 6। 5 नंबर शीट का मुद्दा मामला क्या था समझ में आ गया तुम्हें? हमने उसमें आपको जो सवाल बताए थे उन सब सवालों का एक जैसा मामला था। और ये शीट नंबर 6 कुछ और नहीं है, ये 40 सवाल हैं पर इनका बेस है एलिगेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने एलिगेशन वाली क्लास में कवर कर रखे हैं और एलिगेशन के साथ साथ परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या होता है ये भी अप्लाई कर लिया। तो बताओ कोई 15-20 मिनट का टाइम बचा है, नई शीट स्टार्ट करें या मंडे को स्टार्ट करें? मैं एक बार देखता हूं कि शीट नंबर 7 में सवाल कितने हैं। अगर कम हुए तो आज ही शुरू कर लेंगे, अगर ज्यादा हुए तो फिर तुम्हें मंडे को करवाएंगे। एक काम करो, अपनी एक क्लास अभी भी बाकी है परसेंटेज की, इसकी 2 शीट बाकी हैं। एक शीट नंबर 7 है और एक 8 है। ये दोनों शीट अपन मंडे को बेटा कवर कर लेंगे। दोनों शीट मंडे को पूरी कर लेंगे, एक 7 नंबर और एक 8 नंबर। 7 नंबर वाली शीट में इनकम टैक्स आएगा, 7 नंबर वाली शीट में कमीशन आएगा और 8 नंबर वाली शीट में वेन डायग्राम आएगा जी, वेन डायग्राम। उसके बाद आप ब्याज पढ़ने को तैयार होंगे, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट पे चर्चा करने को तैयार होंगे। तो इसमें तो क्या है भाई, लैंग्वेज पढ़ ले सवाल की यार।
ए बी सी 3 नंबर है। एक संख्या की दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम कर दिया जाता है। ये 5 है, ये 4 है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि करते हैं तो ये 12 बन जाएगा। आपने कहा तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी और मूल संख्या का अंतर तो आ रहा है 7। दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से दूसरी और तीसरी का अंतर आ रहा है 8। इससे कितने परसेंट कमियां ज्यादा है बेटा? 1/8 कम है। 1/8 का मतलब 12.5% कम है। इससे आसान सवाल क्या पूछेगा मेरे भाई? मेरे भाई इससे आसान सवाल क्या बनेगा? ये तो बहुत इजी है। जीडी में, अरे जीडी में बहुत इजी मैथ्स आती है। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार को पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल करा और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मतदान नहीं डाला तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने परसेंट थे? दशमलव के 1 अंक तक से। बड़ा ही लेंथी क्वेश्चन था, आपने इस पेपर में देखा होगा। उस पेपर का ये सवाल नंबर 1 था क्या मानस? जिस किसी पीडीएफ में आपने ये सवाल देखा, जहां तुमने सॉल्व करा, उस पीडीएफ का ये सवाल नंबर 1 था ना? जी भाई, ये इस पेपर का लेंथी क्वेश्चन था। इसको आप डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक से तुरंत कर दोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, आपको बेसिक कान जाना पड़ेगा बेटा कि टोटल मत आपके, आप मानोगे बेटा 100x, पोल हुए 80x, 80x में से 82,560 को आपने कर दिया इनवैलिड। जीतने वाले बंदे को इसका मिलेगा 42, हारने वाले को 58 और इनका डिफरेंस आएगा 16% का। तो 80x माइनस 82,560 का जो 16% है ना, ये बच्चों बराबर आना चाहिए 7,68,400 के। और इससे आप x काउंट करेंगे, ये बात बननी चाहिए भाई। अब समय सीमा थोड़ी इतनी बची है मेरे पास। राजू, रवि, अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% अवैध मिले, कुल मतों का 30, कुल मतों का 32। अरे भैया, ओ भैया राजू, तुम सवाल सुन पढ़े नहीं क्लास में क्या? टोटल मत 100 राजू को मिले 30 और रवि को मिले हैं, कैमरा नहीं है बेटा, ये स्क्रीनशॉट है, फोन का स्क्रीनशॉट है। रवि को मिले हैं कुल मतों का 32, 30 और 32 62। और एक बंदा कौन है? अशोक, इसको मिलेंगे 33। टोटल 95 करना है मुझे, 95 करना है क्योंकि 5% तो अवैध हो गए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वालों से इतने मत फालतू। 5136 किसका है? विजेता का, और सबसे कम का डिफरेंस है 3 की वैल्यू है। तो आपको टोटल मत चाहिए 100 गुना करना है, 17 और 12 आगे लगाओ 2 0, सवाल का उत्तर बनेगा ए। ठीक है जी, तो ये इस पेपर के कुछ सवाल थे, इनको आप ठीक से ट्राई कर लीजिए बच्चों। परसेंटेज की आपकी 6 नंबर तक की शीट पूरी हो गई है, पीडीएफ आपको कम्युनिटी पर मिल जाएंगी, उनको आप ट्राई कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि परसेंटेज में लगभग बातें क्लियर है बेटा। टॉपिक मैं तुम्हें अपना 80% से अधिक करवा चुका हूं। मंडे की क्लास में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। मंडे का सेशन आपका परसेंटेज का आखिरी सेशन होगा। मंडे को ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा, फिर ट्यूसडे से अपन आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कल कोई जितनी भी शीट तैयार है मैं सब दे दूंगा आपको। इसकी 6 नंबर शीट तक जितनी शीट रेडी है सब मिल जाएंगी। जितने सवाल पेपर में आ रखे हैं सारे आपको मिल जाएंगे, उनको 2 दिन में ट्राई करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सब ख्याल रखिए अपना। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।